Hello everyone, today we are going to start with class 10th poem Dust of Snow. It is written by Robert Frost. Let's begin with the poem. आपकी इंग्लिश की लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट की यूनिट 1 की पोएम है ये. Let's read the poem. Dust of Snow. सबसे पहले तो Dust of Snow is a short poem that presents the details of a landscape and focuses on the transformative power of nature. आप transformative power को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हीलिंग पावर ऑफ नेचर. कैसे नेचर, हमें पता है नेचर इज़ अ पेरिनियल सोर्स ऑफ जॉय. ये हमें हर चीज़ बहुत फ्रूटफुली देता है. नेचर इज़ वेरी गुड इफ़ वी यूज़ इट इन अ राइट वे. अगर हम एनवायरमेंट, वी आर सेइंग टू यूनिवर्स, वी आर गिविंग टू यूनिवर्स एवरीथिंग पॉजिटिव, तो इन रिटर्न यूनिवर्स भी हमें बहुत अच्छा दे रहा है. वैसे ही यहाँ पे हम पोएम में पढ़ेंगे दैट हाउ इज़ नेचर कैपेबल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द मूड ऑफ अ बॉय फ्रॉम सोरो टू हैप्पी. ठीक है, सो लेट्स रीड द पोएम. अच्छा, it emphasizes that sometimes seemingly insignificant events can bring about a change in our lives. Let's read the poem. The way a crow swooped down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, मतलब जैसे ही, यहाँ पे पता है दिस इज़ अ बॉय. ये एक पोएम है जिसमें वी आर नॉट नोइंग कि शायद जो स्नो क्रो के मूवमेंट से गिरी है वो हेड पे गिरी है, शोल्डर पे, इट इज़ नॉट मैंशनड. ठीक है, लेकिन हमने कंसिडर करा है कि शायद हेड और शोल्डर पे कहीं गिरी है, और वो स्नो का गिरना क्रो की मूवमेंट से, हेमलॉक ट्री पे जो स्नो थी, क्रो हेमलॉक ट्री पे आया, कुछ मूवमेंट करी क्रो ने, तो जो स्नो है वो गिरी. द स्नो विच हैज़ फॉलन डाउन ऑन द शोल्डर और ऑन द हेड ऑफ द बॉय हैज़ चेंज्ड द मूड ऑफ द बॉय फ्रॉम सैड टू हैप्पी. ठीक है, उसका मूड जो कि फुल ऑफ सोरो था, जो कि मेलैंकली था, अब वो हैप्पी मूड में चेंज हो चुका है. ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो, जो पीसेस रहे हैं हमारे स्नो के फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. हेमलॉक ट्री को इन ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है. तो हेमलॉक ट्री पर जो स्नो थी वहाँ पर क्रो आया, और क्रो ने वो जो स्नो उसके ऊपर गिरी, क्रो शायद ट्री पे बैठा होगा या फिर ट्री से उड़ रहा होगा, मतलब उड़ने की कोशिश कर रहा होगा, और वट एवर द थिंग इज़, यहाँ पे क्या कहा है कि क्रो की मूवमेंट ने जो स्नो नीचे गिराई है, उस स्नो से क्या हुआ है, उस स्नो से उस बॉय का मूड चेंज हुआ है. द मेन थिंग इज दैट इट लेड टू द चेंज ऑफ मूड ऑफ द बॉय. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. और मेरा कुछ पार्ट दिन का बचा दिया है जो दिन मैंने पूरा ख़राब कर लिया था. समझ रहे हैं? आई थिंक दिस पोएम, the stanzas are clear to you. For more clarification, let's read the explanation first of all of stanza 1. The poem is set in a scene where the poet is in a bad mood and is walking by a tree, a hemlock tree. Hemlock tree is a poisonous tree. As he passes by, a crow happens to throw some snow dust on him. Whether it falls on his head or shoulders is unknown, as there is no specific mention in the poem. Also, the readers are left in doubt about the bird's specific action. Whether the crow was landing shivering with cold, readjusting itself on the branch, or taking off, it happened to send some particles of snow upon the author. Here, the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are signifiers of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. ठीक है, जब हमने ओपनिंग, मतलब आपने देख लिया, जब हमने शुरुआत के स्टैंजा में देखा, जब हमें पोएट के बारे में पता चला, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो पोएट है वो थोड़ा सैड मूड में है. ठीक है, और क्रो आया, क्रो ने स्नो गिराई हेमलॉक ट्री से, स्नो गिरने से क्या हुआ, उसका मूड चेंज हुआ. ठीक है, और उसके कुछ दिन का पार्ट बच गया जिसको उसने ख़राब कर लिया था. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द पोएम. और मीनिंग, अगर हम बेसिक डीप मीनिंग में जाएं, थीम में जाएं, मीनिंग में जाएं, तो इट इज़ द नेचर्स हीलिंग पावर.
ठीक है, हीलिंग पावर ऑफ नेचर कह सकते हैं, या फिर नेचर इज़ द पेरिनियल सोर्स ऑफ जॉय, ठीक है, नथिंग इज इनऑस्पिशियस इन नेचर, इट इज़ वी ह्यूमन्स हु आर कंसिडरिंग देम, या फिर वी आर मेकिंग देम, ठीक है, ड्यू टू आर डूइंग्स कह सकते हैं, या फिर कैसे भी वो हम हैं जो उसे बना रहे हैं, अदरवाइज नेचर इज़ द पेरिनियल सोर्स ऑफ जॉय, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजा 2. For reasons unknown, the author was having a terrible day, but the falling of snow on his head lifted his mood instantly. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hemlock tree. Generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं that there is nothing inauspicious, we should not consider anything inauspicious in the nature, ठीक है. One must not take things for granted and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. जिस भी वे में नेचर हमें ब्लेस करने की कोशिश कर रहा है, वी शुड बी हैप्पी. इट इज़ ओनली आर डूइंग्स, हमारे वी कैन से वी शुड वर्क हार्ड, वी शुड हैव गुड कर्मास टू रिफ्लेक्ट एवरीथिंग गुड, ठीक है, एंड वी शुड नॉट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. हमें अपने लिए एक्सेप्ट भी करने चाहिए जो नेचर दे रहे हैं, और हमें नेचर को अच्छा देना चाहिए. वी शुड ऑलवेज वर्क गुड फॉर आर एनवायरमेंट, फॉर आर नेचर, फॉर आर सेल्व्स, ठीक है. Of course, it involves our families, friends and everybody, so we should be a positive minded person, ठीक है. Also, we should not consider anything inauspicious. There should be no belief of making or having anything inauspicious, right? Rhyming scheme. If we go with the rhyming scheme of the poem, so it is A B for the first stanza. Crow and snow. How can you make these rhyming schemes? For this, if I go with the first स्टैंजा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट स्टैंजा है हमारा. देखो यहाँ पे तो ये दिए हुए हैं ए बी, बट इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू मेक देम, क्रो है, ठीक है, क्रो है तो इसकी हमें साउंड पता चल गई, क्रो, ओ, ये हमने ए ले लिया. मी, क्या क्रो और मी की साउंड सेम है? नहीं, तो मी की साउंड डिफरेंट है, तो बी लिख देते हैं. स्नो, क्या स्नो की साउंड ए और बी से मिल रही है? क्या ए से मिल रही है? मिल रही है. क्या बी से मिल रही है? नहीं मिल रही है, ए से मिल रही है, तो विल राइट बैक अगेन ए हियर. फिर ट्री, क्या ट्री की साउंड ए से मिल रही है? नहीं. क्या मी से मिल रही है? यस मिल रही है. क्या स्नो से मिल रही है? नहीं मिल रही, मी से मिल रही है ना, सो इट्स बी हियर. ए बी इज द राइमिंग स्कीम फॉर द फर्स्ट स्टैंजा. अब दूसरे स्टैंजा की तरफ देखो. हार्ट, हार्ट हम सी कंसिडर करेंगे, वाई नॉट ए. स्टैंजा वाइज अगर अलग लेके चलो, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो स्टैंजा वाइज लेके चलना, लेकिन हम कंप्लीट पोएम का निकाल रहे हैं, तो इसे मैंने सी लिया क्योंकि कंप्लीट पोएम की ये एक डिफरेंट वॉइस आ रही है. हार्ट, क्या हार्ट और मूड सेम है? क्या हार्ट और स्नो, या फिर जो ऊपर जितने भी हैं, क्या ऊपर ये जो हमारे फर्स्ट स्टैंजा में है, क्या इसमें हार्ट की वॉइस मैच हो रही है? नहीं हो रही, इसलिए सी लिया. क्या मूड की हो रही है? नहीं हो रही, तो डी लिया. क्या मूड की हार्ट से हो रही है? नहीं हो रही, तो वी हैव टेकन अनदर इट एज डी. पार्ट, क्या पार्ट और हार्ट मिल रहे हैं, सिमिलर है? यस, तो इसे सी लिया. और क्या रूइड और हार्ट सिमिलर है? नहीं. क्या रूइड और क्रो सिमिलर है? मी सिमिलर है, स्नो सिमिलर है, ट्री नहीं हो रहे ना. मूड है, तो वी हैव टेकन इट एज डी. ऐसे पार्ट में देखो, क्या क्रो है, मी है, ये स्नो है, ट्री है, आपने सारे चेक करने हैं, ठीक है. और किसकी मिल रही है उसको आप स्पेसिफिक एक अल्फ़ाबेट या फिर आप जो भी उसको लिखना चाहो, यू कैन टेक इट एज ए बी सी और वट एवर यू वॉन्ट, सी डी, ठीक है. आई होप राइमिंग स्कीम इज क्लियर टू यू. Summary of the poem. Dejected and depressed in a very sullen and melancholic mood, the poet had spent a part of his day feeling absolutely out of sorts and spirits when unexpectedly a seemingly small occurrence lifted the weight of his mind and made him experience of a joyous mood. डिप्रेस्ड था, मेलांकली मूड था, पोएट ने अपना कुछ पार्ट ऐसे बिता दिया, ठीक है, सॉट्स और स्पिरिट से बाहर कह सकते हैं. अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ, एक स्मॉल अकरेंस ने वेट ऑफ कर दिया, जो बैड मूड था उसे उतार दिया, उसके सर से बोझ आप कह सकते हो. व्हाट ही वाज फेसिंग इन हिज माइंड, जो उसका मेलांकली मूड था उसको चेंज कर दिया. और द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ व्हेन ही वाज पासिंग बाय अंडर अ स्नो laden hemlock tree, a crow perched on it shook some flakes of snow
which fell on him. This little incident brought about a big and positive change in his mood. The sudden contact with nature set in a strong sense of joy in the poet and made all his melancholy disappear. ये जो सीन रहा, ये जो अकरेंस हुई, इसने क्या कर दिया, पोएट के मूड को ट्रांसफॉर्म कर दिया. इट चेंज्ड द मूड ऑफ पोएट. Now, what is the message of the poem? Be positive and happy and joy for small things. You should be happy to have small things in your life. You should never do wrong. You should never walk on a wrong path. Instead, जितना भी छोटा मोटा चीज़ आपको खुशी दे रहे and which is right even, which is positive even, you should be happy in that. Nothing in nature is inauspicious. Living things with bad omen positively, we associate have the power to impart someone. अच्छा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि नथिंग इन नेचर इज़ इनऑस्पिशियस, से समझ आ गया. लिविंग थिंग्स विद बैड ओमेन, जो हम कंसिडर कर देते हैं इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, ये अपशगुन है हमारे लिए. पॉजिटिवली यू शुड नेवर टेक इट एज रॉन्ग. ठीक है. वी एसोसिएट हैव द पावर टू इम्पार्ट समवन. याद रखना, यू शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एंड अ गुड माइंड सेट. नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग एंड नेवर बी wrong to anyone. You should be a positive, kind hearted person. What is the reality you should have in yourself? ठीक है. No matter however you are facing, it's your time, it's your way, it's your mind, it's your karma, what you should do. Clear? So I hope the message of the poem is conveyed properly to everyone. Here we complete with the poem Dust of Snow. Okay, thank you.